ओम अरुणोदयाय नमः। अथर्वा क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी स्नेही मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार। आप लोग अपने दिनचर्या के अनुसार अपने पाठ्यक्रम में रुचि लगाए हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपकी बुद्धि विवेक हमेशा प्रफुल्लित होती रहे और आप अपने पथ की ओर अग्रसर रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी, मध्यकालीन इतिहास के विषय में चर्चा हुई थी, जिसमें हमने रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसके पश्चात रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुलाम वंश के, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों सुल्तानों में मुइजुद्दीन बहरम शाह का नाम आता है। इसके पश्चात क्रम के अनुसार मुइजुद्दीन बहरम शाह का जो समय बताया गया है 1240 से 1242 ईस्वी का इनका समय बताया गया है। और बहरम शाह जी जो थे ये भी नाम मात्र के ही शासक थे इनका, जबकि ये सल्तनत की पूरी सत्ता जो थी उस पर चालीसा का ही शासक था, यानी पूरी बागडोर चालीसा के ही हाथ में थी। रजिया सुल्तान की 1240 में जब मृत्यु हत्या हो जाती है तो उसके भाई बहरम शाह 1240 ईस्वी में ही सुल्तान पर अधिकार हो जाता है उसका, और सुल्तान बना दिया जाता है। तुर्की अमीरों ने नायब मामलिकात या संरक्षक का जो पद बनाया था, तुर्की अमीरों ने एक पद बनाया था जिसका नाम था नायब मामलिकात। यह एक संरक्षक का पद था, यह तुर्की अमीरों ने बनाया था। और इस पद पे जो आसीन था उसका नाम था, इन्होंने एतगिन को यहाँ संरक्षक के रूप में बनाया था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, किसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी जब एतगिन की, तो बहरम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। एतगिन की हत्या के पश्चात दूसरा जो नायब बना उसका नाम था बदरुद्दीन शुंकर रूमी को बनाया गया। उसने बहरम शाह की हत्या कर दी, उसने बहरम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा, किंतु वह स्वयं ही मारा गया। इन हत्याओं से तुर्की अमीर भयभीत हो उठे। उन लोगों ने सुल्तान को पदच्युत करने का षड्यंत्र बनाया। सुल्तान कौन था? बहरम शाह को पदच्युत करने का षड्यंत्र बनाया, जिसमें 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया। बहरम शाह की हत्या तुर्क अमीरों ने कर दी षड्यंत्र बनाने के पश्चात का 1242 ईस्वी में। इसके पश्चात अगला जो सुल्तान हुआ वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका समय जो बताया गया है 1242 से 1246 ईस्वी तक, और ये दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान था, नाम मात्र का सुल्तान था ये। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था कौन? मसूद शाह। और मसूद शाह पौत्र था किसका? इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके शासन काल में दो पद थे, एक पद था नायब का और दूसरा पद था वजीर का। नायब का पद पे जो आसीन था उसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ये नायब के पद पे आसीन थे कौन? मलिक कुतुबुद्दीन हसन। और जो शासन की वास्तविक सत्ता जिसके हाथ में होती थी, यानी उसे वजीर कहा जाता था, वजीर के हाथ में वास्तविक सत्ता होती थी शासन के। जिस पद पर जो आसीन थे इस पद पर, उनका नाम था मुहाजिबुद्दीन, जो तजाकिस्तान का गैर तुर्की था, जिसका नाम था गैर तुर्की था तजाकिस्तान का मुहाजिबुद्दीन। और ये वजीर के पद पर आसीन था। कब? मसूद के शासनकाल के समय में।
बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया। अमीर हाजिबे का पद गयासुद्दीन बलबन को प्राप्त हुआ। कब? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्कों के दल का सदस्य बलबन को बनाया था, जिसमें अमीर हाजिबे का पद दिया गया इसको। इसी के समय में, कब? मसूद शाह के समय में बलबन को फांसी का हत्या प्राप्त हुआ। कब? मसूद शाह के समय में। इसके बाद जो अगला सुल्तान हुआ उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद जो है सुल्तान हुआ। यह शमसी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान था। इसका जो शासनकाल की जो अवधि बताई गई है 1246 से 1266 ईस्वी का समय था। इसके समय में ही इसका शासनकाल था। और बलबन के षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने षड्यंत्र द्वारा क्या किया? 1246 ईस्वी में सुल्तान मसूद को हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। 1249 ईस्वी में बलबन को एक उपाधि दी गई जिसका नाम था, उस उपाधि का उलोग खां की उपाधि प्रदान की गई। किसे? 1249 में बलबन को उपाधि दी गई। बलबन को उपाधि दी गई उलोग खां की उपाधि दी गई थी इनको, उलोग खां की। ठीक है ना? और ये उलोग खां की उपाधि महमूद के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ नायबे मामलिकात का पद भी इनको दिया गया था। किसे? गयासुद्दीन बलबन को। और महमूद के कोई भी पुत्र नहीं था। इसके पश्चात जो अगला सुल्तान हुआ वो था गुलाम वंश का गयासुद्दीन बलबन। इसके विषय में इसको साफ करके इसकी चर्चा करते हैं, गयासुद्दीन बलबन की। बलबन का जो समय है यह है 1265 से 1287 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा। बलबन भी इल्तुतमिश की भांति इल्बारी तुर्क था ये भी। और सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसे यानी बलबन को उलोग खां के नाम से भी जानते हैं। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो नौरोज है, नौरोज क्या है? नौरोज एक त्योहार था, फारसी नववर्ष। फारसी नववर्ष को नौरोज के नाम से जानते हैं। इसका प्रारंभ बलबन ने भारत में किया था। बलबन का राजत्व सिद्धांत था कैसा? पहला, राजत्व को बलबन ने क्या कहा? राजत्व को नियामते खुदाई अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। दूसरा था, राजा को जिल्ले इलाही कहा, यानी राजा जो होता है वो जिल्ले इलाही होता है, यानी ईश्वर की छाया राजा के ऊपर होती है, ऐसा कहा बलबन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत। बलबन ने मद्यपान निषेध कर दिया अपने शासनकाल में। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सजदा और
पैवेश दो प्रथाएं प्रारंभ की थी। सजदा क्या होता है? सजदा में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सम्मुख सिर झुकाना। सजदा क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सम्मुख सिर झुकाना। दूसरा था पेबोस प्रथा। पेबोस प्रथा के अंतर्गत पेड़ के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। यह प्रथाएं प्रारंभ की थी बलवन ने। चालीसा दल व नायब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया। चालीसा दल यानी 40 गुट बनाए गए थे इल्तुतमिश के समय में, उसको जो है बलवन ने समाप्त कर दिया था और नायब का भी पद इन्होंने पूर्णतः समाप्त कर दिया था। गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ किया बलवन ने और गुप्तचरों को जो नाम दिया गया, यानी उनको गुप्तचर न कहकर बरीद नाम से पुकारा जाता था गुप्तचरों को। इसको साफ करके और बहुत सारे प्रश्न हैं इससे संबंधित बलवन के, देखते हैं। बलवन ने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया, जिसका नाम था दीवान अर्ज का गठन किया। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा कहा। बलवन ने बर्नी के अनुसार, बर्नी ने उल्लेख किया है बलवन के विषय में, इन्होंने कहा कि 1286 ईस्वी में बलवन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया तथा भूमि पर सोए। बलवन ने अपने भाई कसलू खां को पद दिया, किसका? आमिर हाजिब का पद दिया था, और अपने चचेरे भाई शेरखा को सूबेदारी सौंपी थी। कहा कि भटिंडा की सूबेदारी इनको सौंपी। पुत्री का विवाह इन्होंने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से किया। पंजाब के खोखरों तथा पंजाब की कुछ अन्य जातियों पर आक्रमण कर उनका दमन किया। 1246 ईस्वी में दोआब तथा कटहर के राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, जिसका दमन 1247 में यह विद्रोह हुआ और 1247 में ही बलवन ने इसका दमन किया। इसके बाद जो अगला सुल्तान हुआ वो आता है मुइजुद्दीन कैकुबार। उसके पश्चात मुइजुद्दीन कैकुबार, इसका समय आया और 1287 से 1290 तक इसका समय रहा। बुगरा खां के पुत्र कैकुबार को सुल्तान घोषित किया। तुर्क अमीरों ने कैकुबार को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई, उनका नाम था दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन थे। राज्यारोहण के समय कैकुबार की आयु मात्र 17 वर्ष की थी। कैकुबार का पालन पोषण इसके दादा बलवन के संरक्षण में हुआ। बंगाल की सूबेदारी बलवन के समय से कर रहे थे कौन? बुगरा खां बंगाल के सूबेदार थे। कैकुबार लकवाग्रस्त हो जाता है तो तुर्की अमीर उसके शिष्य पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्थ के नाम से सिंहासन पर बैठा देते हैं। कैकुबार के जो शासन चल रहा था 17 वर्ष का था। बलवन के संरक्षण में इसका लालन पालन पोषण हुआ। अब वह सभी प्रतिद्वंदियों से मुक्त हो गया और विशाल राज्य का स्वामी बन गया कैकुबार। इसलिए उसकी दबी हुई इच्छाएं उमड़ पड़ी और वह शराब, स्त्री प्रसंग
तथा विलासिता के जीवन में लिप्त हो गया। कैकोबा दरबारियों ने भी उसका अनुसरण किया, क्योंकि पूर्व सुल्तान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से वे उब चुके थे। राज्य की शक्ति दिल्ली के कैकोबार के समय राज्य की शक्ति जो है दिल्ली के कोतवाल के दामाद जो थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन नामक एक चरित्रहीन व्यक्ति के हाथों में चली जाती है। कैकोबार उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है। इस परिवर्तन का लाभ उठाकर मंगोलों ने अपने नेता तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब पर धावा बोल दिया और शामना तक समाना तक बढ़ गए। कैकोबार का पिता बुगरा खां बलवन के समय में बंगाल की सूबेदारी करता आया था। तब उसने दिल्ली से यह खबर सुनी तो एक शक्तिशाली सेना लेकर वह राजधानी की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, किंतु 1288 ईस्वी में उसके अयोध्या के निकट घाघरा नदी के किनारे अपना डेरा जमा लिया। कैकोबार ने भी एक बड़ी सेना लेकर उसके विरुद्ध कूच किया, अपने पिता के विरुद्ध। निजामुद्दीन ने पिता और पुत्र को मिलने से रोकने के लिए प्रयत्न किया और कैकोबार को उसने युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु बलवन के समय के कुछ स्वामी भक्त सेवकों के प्रभाव से पिता पुत्र में समझौता हो जाता है। तुर्की अमीर जो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जलालुद्दीन के शत्रु हो जाते हैं। इसके कुछ ही समय पश्चात कैकोबार लकवाग्रस्त हो जाता है। इसलिए तुर्की अमीर जो है उसके जो शिशु पुत्र होता है उसको शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से सिंहासन पर आसीन करा देते हैं। क्यूमर्स जो है 1290 में आसीन हो जाता है। नाबालिग पुत्र कैकुमर्स द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बिठाया जाता है। इसको जलालुद्दीन इसके संरक्षण नियुक्त किए जाते हैं। जलालुद्दीन भी कैकुमर्स को बंदी बना लेता है और 3 माह में 3 माह बचाकर उसकी हत्या कर देता है। और इस प्रकार इल्बरी तुर्की साम्राज्य का अंत हो जाता है और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे अब आएगा हमारा खिलजी वंश। अभी तक गुलाम वंश चल रहा था, अब इसके बाद चर्चा होगी खिलजी वंश की नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक में खिलजी वंश के साथ आपसे फिर चर्चा होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।